हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक और वो है श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हम लोग श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग समझ लेंगे, इसकी परिभाषा जान लेंगे। या इसी को सांस लेना भी बोलते हैं, सांस लेना। ये क्या होता है? जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है, आपको मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग क्या होता है? वायु का, शुद्ध वायु का नेजल पैसेज के थ्रू, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके थ्रू फेफड़े तक जाना और अशुद्ध वायु का फेफड़े से बाहर वातावरण में आना, ये पूरी जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। तो आज हम लोग जो श्वासोच्छ्वास है यानी ब्रीदिंग जो है उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रीदिंग है वह 2 चरणों में पूर्ण होती है। श्वासोच्छ्वास जो है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में पूर्ण होती है। अब इसमें हम लोगों को ये जानना है कि वो 2 चरण कौन से हैं। 2 चरणों में पूर्ण होती है, इसमें 2 चरण कौन कौन से हैं? जो पहला चरण है वह है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और दूसरा जो चरण है वो होता है बाह्य श्वसन। दूसरा चरण जो होता है वो क्या होता है? बाह्य श्वसन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंतः श्वसन को इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और बाह्य श्वसन को बोलते हैं एक्सपीरेशन। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि जो इंस्पिरेशन है और एक्सपीरेशन है वो क्या होता है। तो जो अंतः श्वसन है वो क्या होता है? शुद्ध वायु का नॉस्ट्रिल जो होता है, नासा द्वार जो होता है, फिर उसे नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स जो गर्सनी है, गर्सनी से फिर विंड पाइप, और विंड पाइप के बाद फिर क्या होता है जो श्वसनिका होती है उसके थ्रू फेफड़े तक वायु का जाना, यानी शुद्ध वायु का रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, जो श्वसन मार्ग है, उससे फेफड़े तक जाना, और फिर वह प्रक्रिया यानी फेफड़े तक जाना ही क्या कहलाता है? ये कहलाएगा अंतः श्वसन। और जो बाह्य श्वसन क्या होता है? अशुद्ध वायु जो फेफड़े में, यानी कि अशुद्ध वायु का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, वह वायु फेफड़े से नासा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है यानी श्वसन जो मार्ग है उसके थ्रू बाहर निकल आना, वह प्रक्रिया कहलाती है बाह्य श्वसन। अब यहाँ पे देखिए जो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन जो होता है, ये दोनों जो होती है इसकी कैसे होती है और उसकी क्रिया विधि क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो अंग भाग लेते हैं अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में, वो हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फेफड़ा है हमारा वो वक्ष गुहा में होता है। कहाँ पर पाया जाता है? वक्ष गुहा में, या उसको इंग्लिश में थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जो हमारा फेफड़ा है वह फेफड़ों की संख्या होती है 2। आपको पता होना चाहिए कि जो एक हमारे इस भाग में यानी वेंट्रल सरफेस पर, अधर तल पर क्या होता है? एक हड्डी यहाँ से होती है और इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। फिर आपको पता होना चाहिए उसके बैक साइड में क्या होती है? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, या हिंदी में उसको कशेरुकदंड, या हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में जो अंग भाग लेते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ पर जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं क्या? कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल
वर्टिब्रल कॉलम, या इसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये हड्डी और फिर इन्हीं हड्डी, ये दो जो हड्डियां हैं इनसे जुड़ी हुई होती है क्या, रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। क्या होती है, पसलियां। पसलियों की संख्या जो होती है वो होती है 12 जोड़ी। कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, 12 पेयर। यहाँ पर अगर हम फिर इसको कैटेगराइज करें तो ये 3 तरह की होती है। एक ट्रू होता है, ट्रू रिब्स। ये वास्तव में जो 12 जोड़ी है, 1 से लेकर 7वीं जोड़ी तक की जो पसलियां होती हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स या सत्य पसलियां। इसके बाद यहाँ पे अगला जो है फॉल्स रिब होती हैं। क्या होती हैं, फॉल्स रिब या असत्य पसलियां बोलते हैं। और ये 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा जो होता है, 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा जो पसली का होता है वह होता है फॉल्स रिब या असत्य पसलियां होती हैं। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 7वीं पसली से निकलती हैं, इसलिए इनको असत्य रिब बोलते हैं, यानी फॉल्स रिब बोलते हैं, असत्य पसलियां बोलते हैं। और लास्ट जो होती हैं वो होती है फ्लोटिंग रिब्स या प्लावी पसलियां, और ये होती हैं 11वीं और 12वीं रिब्स होती हैं। यानी 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी जो की पसलियां जो होती हैं वह कहलाती है फ्लोटिंग रिब या असत्य पसलियां। अब यहाँ पे थोड़ा इनको फ्लोटिंग रिब या प्लावी पसलियां बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, इसको प्लावी पसलियां तो बोलते हैं क्योंकि सभी जो पसलियां होती है, जैसे यहाँ से 1 से लेकर के 7वीं तक वह निकलती है वो वर्टिब्रल कॉलम से और आकर के स्टर्नम से जुड़ती है, यानी पीछे से निकल करके और आगे की तरफ, यानी स्टर्नम जो ये बीच वाली हड्डी उससे आकर के जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो 8वां, 9वां और 10वां है वो 7वीं पसली से निकलता है और आकर के स्टर्नम से जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो 11वीं और 12वीं पसली है वो निकलती तो है इधर से, यानी कि 7वीं पसली से जुड़ करके ही निकलती है, लेकिन आ करके आगे की तरफ यानी स्टर्नम से जुड़ी नहीं रहती है, वो हैंग करती है, वो लटकी रहती है। इसी जो गुहा है यानी जो कैविटी है उसी में लटकी रहती हैं और इसी कारण से इनको प्लावी पसलियां बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब, 3 तरह की रिब्स ये। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। एक संरचना होती है कि मस्कुलर संरचना है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ऊपर से पूरी तरह से देखिए, आगे से ये हड्डी, साइड से जो बगल से होता है इधर से रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती है, और स्टर्नम पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी, ये सब मिल करके अंदर एक कैविटी बनाती है और उसी के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर पाया जाता है क्या, फेफड़ा पाया जाता है। तो अब इसके बाद में हम लोग को देखना है, जैसे यहाँ पे जो पसलियाँ निकली रहती हैं इनसे, इन पसलियों से जुड़ी हुई पाई जाती है मांसपेशियाँ, जिनको देखिए मांसपेशियाँ जो होती है 2 तरह की होती हैं। एक तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल अगर देखा जाए, एक्सटर्नल और इंटरनल ये मांसपेशियां होती हैं, इंटरकॉस्टल इनको बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, या हिंदी में इनको बोलेंगे अंतरापरसुक, अंतरापरसुक मांसपेशियां, मतलब बाह्य अंतरापरसुक मांसपेशियां और
अंतरापरसुक मांसपेशियां ये दो होती है। तो ये चीजें क्या करती हैं, इतने चीजें मिल करके क्या करती है, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन के लिए ये जिम्मेदार होती है, यानी कि इन्हीं के कारण ही ये क्रिया संभव है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले अंतःश्वसन देखेंगे कि वास्तव में क्या होता है। इसमें अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है कि जो यहाँ पर जो एक्सटर्नल हैं इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि जुड़ी हुई है किससे, मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, मसल यानी जो यहाँ रिब से जुड़ी हुई है, पसलियों से जुड़ी हुई है, उन पसलियों से जुड़ी होने के कारण ये क्या करती हैं कि जब ये सिकुड़ती हैं, पहले क्या होगा, अंतःश्वसन के दौरान जो बाह्य अंतरपरसुक पेशियां हैं यानी को एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, ये जुड़ी होती है तो ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सिकुड़ने पर क्या होता है कि जो पसलियां हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। सिकुड़ने से क्या होगा, पसलियां ऊपर की तरफ उठेंगी, पहला एक कंडीशन हुआ। और दूसरा क्या होता है, जो डायाफ्राम होता है वो नॉर्मल स्थिति में वो ये डोम शेप होता है, गुंबदाकार होता है, यानी कि जब नॉर्मल स्थिति होती है तो उस समय क्या होगा कि ये डोम के आकार का होगा, या इसको बोलते हैं गुंबद के आकार का होगा। होता क्या है, अंतःश्वसन के दौरान ये जो डायाफ्राम है ये गुंबद के आकार से हट करके क्या हो जाएगा, ये इसमें परिवर्तन होता है और ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। जब ये नीचे की तरफ चलाएगा चपटा हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, पसलियां ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, तो उस केस में क्या होगा, अंदर जो जगह है या हम कह सकते हैं वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। अब जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो अंदर जो ये फेफड़े हैं उन पर जो प्रेशर है, दबाव जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब दबाव जब कम होता है तो जो अंदर फेफड़े के अंदर जो वायु भरी है उस पर उसका जो दबाव होगा, वायु दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके तुलना में, जो बाहर वायुमंडलीय दाब है उसके तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर जो क्या होगा कि जो वायु होगी वो नासा छिद्र के थ्रू श्वसन मार्गों से होता हुआ और कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़े में पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है अंतःश्वसन के दौरान। दोबारा हम लोग एक बार और जान लेते हैं कि अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है। जो बाह्य अंतरापरसुक जो मांसपेशियां होती हैं जो पसलियों से जुड़ी होती है वो सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से जो पसलियां हैं यानी जो रिब केज है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा और इसके साथ साथ डायाफ्राम जो गुंबद के आकार का होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी गुंबद से वो चपटा हो जाएगा। फलस्वरूप क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वक्ष गुहा का आयतन जब बढ़ेगा तो फेफड़ों पर जो प्रेशर है, दबाव है वो कम होगा। और जब दबाव कम होगा तो अंदर जो वायु है उस पर उसका जो दबाव होगा वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, कम होगा। और फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वायु वातावरण से फेफड़े में भर जाएगा। तो इस तरह से क्या कंप्लीट हो जाएगा, अंतःश्वसन। फिर बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। बाह्य श्वसन में क्या होगा, जो बाह्य या एक्सटर्नल अंतरापरसुक जो मांसपेशियां हैं वो क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जो सिकुड़ी थी वो फिर क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और जो इंटरनल है या अंतरापरसुक पेशियां उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सिकुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो रिब पसलियां हैं जो ऊपर उठ गई थी वो नीचे की तरफ आएंगी और जो डायाफ्राम है जो चपटा हो गया था वो क्या हो जाएगा, फिर ये गुंबद के आकार का हो जाएगा। जिससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा। फेफड़ों पर दबाव जब बढ़ेगा तो अंदर जो फेफड़े के अंदर जो वायु है उसका भी दबाव बढ़ेगा, यानी कि जो दाब होगा वायु का
वो बढ़ेगा और वो दाब बाहर जो वायुमंडल है यानी वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा और फलस्वरूप क्या होगा कि वायु बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इस तरह से ये सम्मिलित हो जाएगा क्या, वायु श्वसन। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहले तो जानना कि ब्रीदिंग क्या होता है, इसके बाद फिर उसकी जो क्रिया विधि अगर आ रही है तो क्रिया विधि इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा। ये बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है, इसको बहुत बढ़िया से आपको ऐसे ही समझ लेना है और आसानी से अगर एग्जाम